हमारे पास हमने लास्ट डिस्कशन की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो है ऐसा कि आज जो हमारी जो डिस्कशन है वो है यूनिट सेल के ऊपर। यू ऑल नो दैट व्हाट इज यूनिट सेल। क्या होता है वैसे यूनिट सेल? हाँ जी, कौन आंसर करेगा? का सबसे छोटा वाला क्रिस्टल का सबसे छोटा बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट, ओके। सो हम इसे अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं द रिपीटिंग यूनिट, राइट। किसी भी क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। और यूनिट सेल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर, या अगर आप कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए जो यूनिट सेल की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो स्पेशली इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जब कोई चीज़ क्रिस्टलाइज होती है तो आपने सब लोगों ने ना एक बड़ी अहम बात आप सब लोगों को पता होगा कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होती हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? क्यूबिक होता है, ठीक। क्यूबिक आवाज़ आ रही है आप लोगों को और नज़र भी आ रहा है? ये आवाज बहुत कम आ रही है कि सुनाई नहीं दे रही। बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। एक मिनट। आप कोई बेहतर हुई है? जी सर, आ रही है। ओके। सो यस सर। 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स होते हैं जिसमें ना जब भी कोई क्रिस्टल ग्रो करता है तो वो 7 सिस्टम्स के अंदर ग्रो कर रहा होता है। सो इट मे बी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सो आपने अपने पास ये नोट करना है कि आपने इन सारे जो भी ये क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, 7 सिस्टम्स हैं, इन सारों के सारों की आपने शेप ड्रॉ करनी है। समझ आ गई? मुझे ये डिफरेंस बताना है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट कि दिस वन इज क्यूबिक। क्यूबिक और टेट्रागोनल में क्या फर्क होगा शेप में, अपीयरेंस कैसी होगी। वैसे तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि उसकी जो यूनिट सेल या वेक्टर लेंथ है वो अगर सारे बराबर हों और सारे एंगल्स 90 हों तो क्यूबिक होता है, ठीक है। एक लेंथ का फर्क हो तो फिर आपका टेट्रागोनल होता है। सारी लेंथ का फर्क है और 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। तो ये तो चीजें सबको पता है, बट इन एक्चुअल वो कैसा नजर आता है ये आपने मुझे दिखाना है, बताना है। ये ड्रॉ करके ना आप मुझे ना इसको पेज जूम कर लें। जी सॉरी, पेज जूम कर लें आप। पेज जूम कर लो। अच्छा, ओके, समझ आ गई बात इतनी? सर इनकी शेप बतानी है। आपने इनकी शेप बतानी है, इन 7 सिस्टम्स की मुझे शेप बतानी है कि डिफरेंस कैसे करेंगे इन सारों में, ठीक है जी। सो जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। और वो जो यूनिट सेल होता है ना वो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को आपको बता रहा होता है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। ये वो बातें हैं जो आप सबको शुरू से पता है, ठीक है। सो इसमें ये चीज याद रखिएगा कि जब कोई भी क्रिस्टल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज यूनिट सेल के अंदर है और उसके जो 6 ना क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स क्या कौन कौन से होते हैं? 3 लेंथ होती हैं जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये याद रखें कि जो लेंथ है ना इट इज नॉट इक्वल टू द एक्सेस। इट इज नॉट नेसेसरली कि जो एक्सेस की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन हो, यानी वेक्टर उसी जगह मौजूद हो जहां लेंथ मौजूद है, ठीक है, या एक्सेस मौजूद है। ये डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सिस्टम्स पे, ये ऊपर भी हो सकती हैं और नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, ठीक। और इसी तरह यूनिट सेल वैल्यू। अब लुक एट दिस, ये जो स्टार है ना, एवरी स्टार इज अ वन एटम, ठीक है, जो अरेंज्ड है और क्रिस्टलाइन सिस्टम बना रहा है। अब ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये वाला, दिस रिपीटिंग यूनिट इज योर यूनिट सेल। ये रिपीटिंग यूनिट यूनिट सेल हो सकता है या इवन ये रिपीटिंग यूनिट भी यूनिट सेल हो सकता है,
बट ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई एक्सेस पे पाए जा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री। ठीक, उन 7 में से कौन सी ज्योमेट्री है? अब अगर आप क्यूबिक की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम्स किस पर मौजूद होंगे? आपके एक्स और वाई एक्सेस पे, ऐसे, ठीक है? या आप ये भी हो सकता है कि ये डिफरेंट हो, जैसे ये देखें, आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रायंगुलर ना, तो जो भी रिपीटिंग यूनिट सबसे ज्यादा मिल रहा हो हम उसकी बेसिस पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, आपके पास ये क्यूबिक या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये एक यूनिट सेल है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम इस एटम को कंसीडर करते हैं। इस एटम से इस एटम तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम ए कह रहे हैं, और जो लेंथ ये सेकंड है 90 डिग्री पे, इसको बी लेंथ कह रहे हैं, और ये इस लेंथ को कह रहे हैं सी लेंथ, राइट? अब ये जो लेंथ्स हैं, ये ए बी एंड सी, दीज आर एक्चुअली वेक्टर्स, ठीक है? दीज आर ऑल आर वेक्टर्स, ठीक है? इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ये मौजूद है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो जो ए और सी के दरमियान का एंगल है उसको हम अल्फा एंगल कह रहे हैं, जो सी का ऑपोजिट एंगल है उसको क्या कह रहे हैं? हम गैमा एंगल कह रहे हैं, और जो बी और सी के दरमियान एंगल है उसको हम क्या कह रहे हैं? बीटा एंगल। तो ये 3 एंगल है, अल्फा, बीटा एंड गैमा एंगल। सही, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब जो सिंप्लिसिटी है ना किसी क्रिस्टल के बारे में, अगर आपने सिंपली जानना है कि वो कौन सा क्रिस्टल है, तो आप क्या करते हैं कि उस क्रिस्टल के फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके उसके लैटिस पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? उनके लैटिस की पोजीशन क्या है, राइट? सो लैटिस पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ये जो एक्सेस वो हैं, लेंथ्स हैं या वेक्टर्स हैं, उनके मुताबिक हम देखेंगे, यानी ए बी और सी के मुताबिक देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, ये वाला, इस वेक्टर का ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये हर पॉइंट जो है ये क्या कहला रहा है? बेसिकली आपका ये क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट है, ये क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट कहलाएगा या पोजीशन कहलाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आपका वेक्टर ड्रॉ हुआ है, उसकी जो जहां वो वेक्टर इंटरसेप्ट कर रहा है नेक्स्ट एटम के साथ, नेक्स्ट एक्सिस के साथ, ये एक्सिस इसको यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एक्सिस यहाँ से यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पर इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर इंटरसेप्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को 1 कहते हैं, ठीक है? अगर वो कोऑर्डिनेट पर हो, यानी कोऑर्डिनेट पोजीशन पर हो। अब ये 1 है। एक इसी तरह इस वेक्टर का जहां ये इंटरसेप्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट हो रहा है, इसको हम 1 पॉइंट कह रहे हैं। इसी तरह ये इंटरसेप्ट यहां इंटरेक्ट कर रहा है और इसको हम 1 कह रहे हैं। तो जिस जगह ये इंटरसेप्ट कनेक्ट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 1 पॉइंट कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। अगर ये कहीं मिड पे इंटरसेप्ट हो रहा है, कहीं इधर कट रहा है, तो फिर हम इसको 1/2 कहेंगे, हाफ कहेंगे, ठीक है? ये अभी हम थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं। और ये जो इंडिकेशंस होती है ना, 1, हाफ, सो ऑन, इससे हमें पता चलता है कि कोई कंपाउंड, कोई मटेरियल जब सॉलिड स्टेट में गया तो वो किस क्रिस्टलोग्राफिक ज्योमेट्री में गया। और क्रिस्टलोग्राफिक ज्योमेट्री आपको पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है जी? सो हम कहते हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स जो होते हैं ना, वो हम इसी तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं। और ये जो तरीक़ाकार है, जो 1 हम कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 1 से नोटेशन कर रहे हैं, इसको हाफ से नोटेशन कर रहे हैं, सो ऑन। इन नोटेशंस को हम कहते हैं मिलर इंडिसेस, ठीक है? और इनका जो फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं HKL फॉर्मेट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड HKL फॉर्मेट। इट मीन्स A is actually H, B is actually K and C is actually L in case of Miller indices, ठीक है? और ये क्या correspond करता है? To the intercept of the unit cell vectors at these points, ठीक है? यानी आप जब भी कोई वैल्यू लिखेंगे इनकी
के प्लेन्स लिखना चाहेंगे तो आप सबसे पहले ये जो a है, लेंथ a वेक्टर है, इसकी वैल्यू निकलेंगे एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू h। फिर आप लिखेंगे सेकंड b की वैल्यू विच इज k, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे l की वैल्यू दैट इज l। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पर ये है आपका h, ये आपकी k की वैल्यू है और ये आपकी l की वैल्यू है। तो मिलर इंडिसेस के मुताबिक जब यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है तो वो इंटरसेप्ट किस पॉइंट पर हो रहा है, c पॉइंट पर, c वेक्टर के ऊपर, लिहाजा उसकी l की वैल्यू 1 हो गई। तो बाकी दो इंटरसेप्ट तो नहीं हो रहे ना, बाकी दो की तो वैल्यूज नहीं शो कर रहा ना, यहाँ सिर्फ इसी पॉइंट की बात हो रही है, लिहाजा उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है जी। सो ऑन दैट बेसिस हम मिलर इंडिसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये हमारे पास एग्जांपल है प्लेन एंड फेस ऑफ द क्रिस्टल। अब आप देखें 0 0 0 1 1 एंड 0 0 1। व्हाट डज इट मीन 0 0 1? 0 0 1 का मतलब है h k l, दिस इज h k l। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब k की वैल्यू 0, तो जो आप इंटरसेप्ट क्रॉस लगा रहे हैं या प्लेन गुजार रहे हैं, उस क्रिस्टल को दो हिस्सों में काट रहे हैं, तो वो जो कटने वाला एज है, लुक एट दिस, दिस इज अ क्यूब। इस क्यूब में ये वाला पॉइंट देखें, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जो है वो A है, ये B है और ये C है। अब आप ना इस प्लेन को चेक करें जो इसमें से गुजर रहा है, इस क्यूब में से जब वो गुजर रहा है तो वो कौन कौन से जगहों से गुजर रहा है, वो कट कर रहा है C पॉइंट को, C पॉइंट को कट कर रहा है, और वो किसको कट कर रहा है, B को, यानी B और C वेक्टर को कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो C की वैल्यू को वो कट कर रहा है, अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट बनाते हैं तो C की वैल्यू को कट कर रहा है, तो आंसर 1 हो गया इसका। ये 1 इंटरसेप्ट कर रहा है, जिस पोजीशन पर इसको इंटरसेप्ट कर रहा है उसकी वैल्यू h की l वैल्यू 1 है, और B की k वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। l a जो है उसमें से ये गुजर ही नहीं रहा प्लेन, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 0 1 1 ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन इसमें से गुजरा है वो प्लेन इन वैल्यूज को या इन जगहों पर उसने इंटरसेप्ट किया, इन एटम से टकराया है, इन पोजीशन से टकराया है, ये क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट से टकराया है, लिहाजा हमारी h की l वैल्यू 0 1 1 है। इसी तरह एक वैल्यू है 0 0 1। 0 0 1 का मतलब ये है कि वो जो प्लेन होगा ना वो सिर्फ इस जगह से टकराएगा, सिर्फ ऊपर वाला, जैसे छत होती है कमरे की, यानी एक प्लेन ऊपर से गुजर गया। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू देखें, यानी ना ये B को टच कर रहा है ना ये A को टच कर रहा है इन एक्चुअल। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वो यूं कर रहा है, ये बेसिकली ये B को टच कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट मी करेक्ट, ये ऐसे होगा। ठीक है, इस जगह पर कट कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, 0 0 1। ठीक है, जैसे ये आ गया है, यहाँ सही कह रहा था, ये यूं आ गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपके पास B क्या है, 0 0 1 प्लेन है। ठीक है, समझ आई बात? अब इसकी ना मैं जरा थोड़ा 0 0 1 0 0 1 ये प्लेन है, ये देखें, या ये छत इसकी, ये ऐसे, यानी यूं गुजर रही है, आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं ऊपर से, छत से, तो ये सिर्फ C पॉइंट्स को क्या कर रही है, C पॉइंट्स को कवर कर रही है, लिहाजा 1 है वैल्यू आ गई, और बाकी दोनों की वैल्यू क्या आई, 0, तो 0 0 1 0 0। ठीक है, अब जरा ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ये इसको समझाने का या इसको पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। होता ये है कि जब आप ना एक मैं आपको इसकी पहले ना एक दिखाता हूं जनाब, क्यूबिक
तो ये हमारे पास ना एक आप कह सकते हैं कि XRD है, ठीक है। अभी आएगा, आपको नजर आएगा। ये आपको नजर आ रहा है, ऐसे है ना, नजर आ रहा है। यस सर। यहाँ देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना कोई क्रिस्टल है, आपने ना कुछ सॉलिड बनाया है, कुछ सॉलिड डिपॉजिट कराया है किसी चीज पर, किसी फिल्म पर कोई क्रिस्टल बनाया। हेलो जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा किया कि कोई पाउडर बनाया, किसी मटेरियल का पाउडर बनाया, ठीक है। वो पाउडर आपने यहाँ रखा, फिल कर दिया इस जगह पर, एक प्लेट पे, छोटी सी प्लेट पर पाउडर रखा। इस पाउडर के अंदर जो भी पाउडर है उसके अंदर एटम्स अरेंज होंगे बिकॉज इट इज क्रिस्टलाइन, और उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो थ्रू एनी काइंड ऑफ यू कैन से कि किसी भी, एक सेकंड, तो वो किसी भी तरह का कोई फेज होगा। फॉर एग्जांपल वो मोनोक्लिनिक फेज है, वो क्यूबिक है, कुछ भी है, ठीक है, से वो क्यूबिक है। अब आपको नहीं पता कि वो क्यूबिक है, तो आप उसे ना उसका पाउडर्ड XRD कराते हैं, ठीक है। पाउडर्ड XRD कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, उसे आप कराते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि एक साइड पर ना उस प्लेट को एक मशीन के अंदर रखते हैं, राइट। उस मशीन की एक साइड पर लगा होता है डिटेक्टर, राइट, दिस इज अ डिटेक्टर। ये एक डिटेक्टर है, इसे मैं D कह रहा हूं। और इस साइड पर होती हैं एक्स रेज, ये फेंकता है, ये थ्रो करता है एक्स रेज, ये सोर्स है एक्स रेज का। ये जो एक्स रेज होता है ना, ये इट कैन मूव इनटू अ डिफरेंट एंगल्स। इसकी सरफेस के लिहाज से इस पॉइंट से, राइट, इसका मिड पॉइंट जो इससे ये इस जगह से स्टार्ट होता है और दैट कैन मूव इनटू दैट डायरेक्शन। यानी वो हर एक मिनट में या सर्टेन स्टेप के बाद अपना एंगल चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स यहाँ पे है, उसने क्या किया कि एक्स रेज इस क्रिस्टल के ऊपर फेंके। अब ये क्यूब है, से उसकी स्ट्रक्चर थी जो थी वो क्यूबिक थी, जैसे ये क्यूबिक है, ठीक है, या टेट्रागोनल है, जैसे ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ कि यहाँ से जब एक्स रेज इसके ऊपर पड़ी तो एक्स रेज यहाँ से गुजरी, कई एक्स रेज गुजरी, ठीक है। अब वो एक्स रेज जो है ना वो यहाँ पड़े हुए एटम से टकराएंगी। एक एटम यहाँ पड़ा हुआ है, एक एटम यहाँ पड़ा हुआ है, एक एटम यहाँ पड़ा हुआ है, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एंड सो ऑन। मैं सिंपलेस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इनसे टकराएंगी। अब ये कहाँ टकराएंगी? एटम से। अगर आप देखें कि ये पैरेलल इसके आ रही हैं तो उसका मतलब इस एटम से चांसेस क्या है? 100% चांसेस हैं इससे टकराने के, इससे टकराने के, इससे टकराने के और इससे टकराने के। इसी तरह इससे टकराने के, इससे टकराने के, इससे टकराने के, इससे टकराने के चांसेस। जब वो इससे टकराएंगी, इस एटम से टकराई रेडिएशन, इन एटम से टकराने के बाद वो स्कैटर्ड कर जाएंगे, डाइफ्रैक्ट कर जाएंगे। उनकी जो डाइफ्रैक्शन होगी ना वो यूं उनका एंगल चेंज हो जाएगा। जो एंगल यहाँ से हल्का सा, जब वो एटम से टकराएंगे उनका एंगल चेंज होगा, वो जो एंगल चेंज होगा वो इस डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर एंगल चेंज नहीं हुआ, खाली जगह से गुजरी है, तो वो सीधी गुजर जाएंगी, वो डिटेक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ऑन दैट बेसिस डिटेक्टर ये चेक करता है कि कितनी रेस, जितनी ज्यादा स्ट्राइक करेंगी नंबर ऑफ रेस, उतनी ये पीक बन जाएगी। ये देखा, ये पीक बन गई है, ये पीक बन गई है। अब ये पीक जो है ना, ये पीक बनी है जिसकी वैल्यू जो है वो 100 है, एंड दिस इज मिलर एंड दिस इज वैल्यू। इसका मतलब क्या है? 1001 के 100 का क्या मतलब है? अभी मैंने सिखाया है कि जो H है वो 1 है, H 1 है और केवल L की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि वो जो टकरा रही है ना, वो आपके रेडिएशंस, वो इस ये जो A लेंथ वाले वेक्टर वाले जितने एटम्स हैं उनसे टकरा रही है। समझ आ रही है?
लिहाजा यू गेट दैट पीक। अच्छा, अब ये एंगल चेंज होता रहेगा। अब ये देखो यहाँ एंगल था, ये एंगल है, ये नीचे एंगल्स लिखे हुए हैं 2 थीटा डिग्रीज। अब ये एंगल था तकरीबन, यू कैन से दैट इट इज अराउंड 22 या 21 डिग्री का जब एंगल था इस डिटेक्टर और सोर्स के दरमियान, 121 डिग्री के एंगल के ऊपर जो रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं उनकी इतनी रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं, उसकी पीक इंटेंसिटी बताएगी। और इट मींस कि वो कट कर रहे हैं किस चीज को, इस ए इंटरसेप्ट वाले वेक्टर को, इस ए वेक्टर को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग दैट पीक। अब अगली बात आ जाएगी, वो है 110। अब वो जब जैसे ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, ये एंगल, ये सोर्स ऐसे चेंज हो, ऊपर जाता गया और उसने थ्रो करता गया एक्सरेज। जब वो पहुंचा से 32 डिग्री या 31 डिग्री पे, तो उसने फिर एक पीक दे दी, यानी वहां सिग्नल आना शुरू, डिटेक्टर को सिग्नल मसूल होना शुरू हो गए, क्योंकि रेज जो है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट, एंड यू आर गोइंग टू गेट 110। 110 मीन्स व्हाट? क्या मतलब है इसका? 110 H और K में से गुजरती है। इसका मतलब ये सी जो में से नहीं पास हुई। ए लेंथ और बी लेंथ के अंदर जितने भी एटम्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर तो वो कर रही है, लेकिन सी को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। सही नहीं है, कर रही। यही है ना? सो दिस इज 110, इट मींस ये पीक आ गई। तो इसी तरह जितने इसमें पॉसिबल इंटरेक्शंस होंगी ना, जितनी पॉसिबल इंटरेक्शंस होंगी वो सारी की सारी यहाँ नजर आएंगी। और ये जो नजर आएंगी जितनी भी इंटरेक्शंस, वो कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेक्शन विल टेल यू कि कौन सा फेज है। अगर क्यूबिक फेज हो तो उसमें ये इंटरेक्शंस होना जरूरी है, ठीक है, ये मिलर इंडिसेस की इंटरेक्शन जरूरी है। और अगर ये हुई तो आपका वो क्यूबिक फेज है, और अगर ये ना हुई तो वो क्या होंगी, फिर वो कोई और फेज होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ दिस क्यूबिक फेज प्लेन्स, आप जरा देखिए कि क्यूबिक फेज के अंदर कितने प्लेन्स होंगे। लेट मी फाइंड आउट एनी ऑफ द एग्जाम्पल, मे बी ये कोई एग्जाम्पल है, ये जरा देखें, नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, सर मेरी स्क्रीन को ब्लू हो गई है। ब्लू हो गई है काफी देर से सर, तो आप ही नजर आ रहे हैं। आप आसमान के नीचे बैठे होंगे ना, आसमान का आग बन रहा होगा। नहीं ये नहीं, आपके कोई उसमें इशू है, कोई इशू है आपके उसमें ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सर आपका कुछ क्लियर होता है फिर दोबारा ऐसे हो, जी सॉरी सर क्लियर होता है फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। हाँ, उसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम है इसका मतलब। सर आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, जस्ट वो स्लाइड वाला पार्ट नहीं आ रहा। फिर कोई इशू है यार आपके इधर आई थिंक सारों को नजर आ रहा है। चलें देखते हैं। लुक एट दिस, ये हमारे पास ना एक क्यूब है, दिस इज सिंपल क्यूब, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड दिस इज फेस सेंटर। ठीक है, अब अगर आप सिंपल क्यूब को देखें और ये इसके इस बाहर वाले फेस को देखें, बाहर वाले फेस को देखें, जब वो एक्स रेज इसको इंटरसेप्ट करेंगी तो आपके पास ये सिर्फ किसको कनेक्ट कर रहा होगा, इस ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन रखें तो ये ए है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन रखें तो ये ए है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन रखें तो ये ए है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन रखें तो ये ए है। तो इट इज ऑल ए एंड ऑल आर वन, इट मींस कि वन प्लेन है, 1 0 0। बाकी तो नहीं कर रहा ना। अच्छा जी, इसी तरह इधर आ जाएं, ये बॉडी सेंटर्ड है, ठीक, ये वाला तो फेज वही रहेगा, लेकिन ये पीछे वाले के ऊपर जब टच करेगा, इसके ऊपर इसके, या इसका मिड में से गुजरेगा, ये देखें ये इन दो पॉइंट्स के मिड में से गुजर रहा है। जब ये इसके मिड में से गुजर रहा है तो सर जी जी सर ये पिक्चर थोड़ी बड़ी कर लेना। मसला ये है कि रहे हैं, पिक्चर बड़ी नहीं हो सकती, कि मैं भी इसको डाउनलोड नहीं किया। लेट मी ट्राई कि ये हो जाए। यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ
यहाँ ठीक नजर आ रही है आपकी? जी सर ठीक थी पहले भी। ये 100 प्लेन है, ये ऊपर यस वाला जो नजर आ रहा है। ये जो मिड में से गुजर रहा है ना, दिस इज 200। ठीक है, ये दो टू प्लेन में इसको कनेक्ट कर रहा है। 2 का मतलब हाफ है। वो मैं इसकी जो डिटेल है ना वो हम बाद में देखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 कैसे आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है, वो और उसके पीछे एक लंबा लेक्चर है। ये डॉक्टर जावेद साहब भी आपको इसके ऊपर सिखाएंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ ओके आइडिया देना है। तो मिलर इंडिसेस में आप ये देखें कि ये ओके हमारे पास क्यूबिक लैटिस के सारे प्लेन्स हैं, जिसमें से इंटरसेप्ट गुजर सकता है, फेस गुजर सकता है, प्लेन बन सकता है। ठीक है, ये देखें जी, ये 100 है, ये बीच में से गुजर रहा है, दिस इज 110। ठीक है, अगर वो ऐसे गुजरेगा, इस एटम और इस एटम को जाके टकराएंगी, तो फिर ये 111 है। ठीक है, इसी तरह ये भी 111 है, एंड सो ऑन। ये सारे आप इसमें देखते जाएं तो आपको इसके बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये मिलर इंडिसेस से हमें क्या पता चलता है और XRD में हम इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी प्लेन है, ठीक है, दिस इज कोई भी प्लेन है, वहां से हम इन मिलर इंडिसेस की वैल्यूज से वी कैन फाइंड आउट कि ये कौन से प्लेन के अंदर, कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका जो सॉलिड है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है एंड यू गेट एन आइडिया, और उसी बेसिस पर आप उसकी कंडीशन चेंज करेंगे तो ये जो मिलर इंडिसेस पीक हैं ये भी चेंज होती जाएंगी एंड यू विल गेट अ डिफरेंट फेज। ठीक है जी, ये वो XRD का है जो अभी मैं बात कर रहा था कि XRD का जो डिटेक्टर है, ठीक, वो एक जगह फिक्स है, दूसरी साइड यानी सोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये गन, ये देख रहे हैं, ये गन चेंज हो रही है, ये डिटेक्टर अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये गन टॉप टू बॉटम यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है एंड यू आर गोइंग टू गेट सम पीक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? सर जी, ये हमें पॉसिबिलिटी बताता है XRD के, अगर हम मुख्तलिफ जगहों से प्लेन गुजारेंगे तो क्या बनेगा इनका ये मिलर इंडिसेस की वैल्यू? ये हमें पॉसिबिलिटी नहीं बताता, ये हमें एक्चुअली बताता है, और ये प्लेन में से आपने नहीं गुजारना। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि जब आप XRD के अंदर इसको रखते हैं ना, पाउडर आपने रख के ना उसको कमांड देते हैं कि जी 10 डिग्री से 80 डिग्री के दरमियान जितने भी पीक्स जनरेट कर सकता है, जितने प्लेन्स हैं वो सारे बता दें। तो ये आप देखो, ये स्टार्ट हो रहा है 10 डिग्री से, ये हो रहा है 90 या 100 डिग्री तक जा रहा है। इस दौरान ये पॉइंट्स के ऊपर XRD ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, डाइफ्रैक्ट हुई है, और वो सिग्नल्स आपके पास आ गए हैं। देन यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ पैटर्न, और उस पैटर्न से आप बता सकते हैं कि ये फ्ला फेज है। समझ आ? हम फिर किसी अंडरस्टूड लिटरेचर जिसमें हमने एग्जैक्टली वो हम उसके साथ उसको मैच कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, जल्दी करने के लिए। अदरवाइज इट इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड, आप कैलकुलेशन करके भी ये निकाल सकते हैं मिलर इंडिसेस, बट दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। तो ज्यादातर क्या होता है, स्टैंडर्ड के साथ इसको मैच कर, किसके साथ मैच कर रहा है, जिसके साथ मैच करेगा यू गोइंग टू गेट, आप कहते हैं ये क्यूबिक फेज है। ठीक है, आजकल क्योंकि लिटरेचर जो है वो बहुत रिच है, इसलिए हमें ज्यादा मसाइल नहीं होता है। समझ आ गई? ओके, मिलर इंडिसेस की क्यों जरूरत पड़ती है? मिलर इंडिसेस से हमें ये पता चलता है कि फेज कौन सा है, क्यूबिक फेज है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, क्या है। अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द आइडिया कि ये कौन सा क्रिस्टल है। ये समझ लें एक फिंगरप्रिंट है किसी भी क्रिस्टल का, ये एक फिंगरप्रिंट है जहां से हमें पता चलता है कि वो कौन सा क्रिस्टलाइन सिस्टम में उसने ग्रो किया है। ठीक है? यस सर। ओके, सो इट इज अ रेगुलर, Yes, sir. आप कहते हैं पैटर्न है जिससे हमें फौरन पता है। ठीक है, ये बच्चों की आवाजें बहुत आ रही हैं, ये प्लीज जिनका भी है ना ये म्यूट कर देना। म्यूट कर दें, जिसकी आवाज आ रही हो प्लीज। ठीक है जी,
अच्छा, अब आप ना ज़रा बात करते हैं पैकिंग की। आपने ना क्रिस्टल पैकिंग की जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपने ना इसमें पढ़ा होगा, एफएससी में भी और बीएससी में भी, इधर उधर आपने पढ़ा होगा पैकिंग ऑफ एटम। ठीक है, जैसे मेटालिक सॉलिड्स में आपने ज़्यादातर ये पढ़ा होता है। अब ये जब एटम आपस में पैक होते हैं ना, जैसे आप किसी जगह पर कोई बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी करके उनको शेक करें तो हर बॉल अपनी फिक्स पोजीशन पर चली जाएगी ताकि दूसरी बॉल्स के दरमियान उसका जो गैप है वो मिनिमम हो, राइट। सो ताकि वॉइड्स क्रिएट ना हो। तो हम उन डेफिनेशंस या उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जब 3 डायमेंशनली कोई चीज पैक होती है, कोई भी स्फेयर्स पैक होते हैं, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो कोई भी स्फेयर्स पैक होते हैं तो वो दो तरह की पैकिंग में जाते हैं। ठीक है, या तो सिंपल क्यूबिक या क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, और इस क्यूबिक में पैकिंग के अंदर उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, और जो क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। सो आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो आप सब ने पढ़ा हुआ है और उसे पढ़ना भी है, दोबारा से देखना, फिर उसके ऊपर मेरे साथ डिस्कशन करनी है। दिस पैकिंग इज कॉल्ड ए बी पैकिंग, यानी एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर फिर पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर पहली लेयर, दूसरी लेयर एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी टाइप की पैकिंग जो होती है उसे हम कहते हैं एबीसी पैकिंग, यानी 3 लेयर्स के बाद फिर रेपिटेशन आना शुरू हो जाएगी। इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, और जो एबी पैकिंग है इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इट्स नेम इज, यू कैन से दैट CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फेज जो ये फेज सेंटर्ड क्यूब्स हैं, दिस इज व्हाट एबीसी टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने सब ने इसको जरा स्टडी करना है। लुक एट दिस, ये है क्यूबिक सिस्टम, ये क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, क्लोज पैकिंग। इसमें आप देखें कि एक लेयर है ये, इसको ए लेयर कहते हैं, दूसरी एटम की लेयर है ये जिसको आप बी लेयर कहते हैं, सी लेयर कहते हैं, और इस लेयर को क्या कहते हैं आप, बी लेयर। ठीक है, सो ए और बी के बाद कौन सी लेयर आ रही होती है, एक्चुअली सी, और फिर एबीसी रिपीट होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज द पैकिंग जिसे आप कह रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ना यहाँ देखें, अगर ये आपने ना वो जो ये क्लोज पैकिंग आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप देखो तो ये एक हेक्सागोन बन रहा है। ठीक है, इस हेक्सागोन के ऊपर ट्राइगोन आएगा, फिर हेक्सागोन आएगा, फिर ट्राइगोन आएगा, फिर हेक्सागोन आएगा। ठीक है, ट्राइगोन कैसे आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, और एक एटम यहाँ आएगा, यानी ये जो बी साइड्स हैं ये फिल हो जाएंगी, ये ट्रायंगल। फिर इनके ऊपर जब दोबारा आएगा तो यही हेक्सागोन दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई ए इज फॉर हेक्सागोन एंड बी इज फॉर दीज स्फेरिकल बॉल्स। जो सेकंड लेयर है उसको बी कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ए बी एंड हेक्सागोन क्लोज पैकिंग आ गई। ठीक है, समझ आई? तो आप ना इस सारों को एक दफा अच्छे तरीके से रिकॉल करना है आप लोग। अच्छा जी, इसी तरह हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल क्रिस्टल कंपाउंड्स की बात करते हैं। पहले जरा इंटरस्टिशियल क्रिस्टल कंपाउंड्स में जाने से पहले जरा यहाँ पे वापस आते हैं। यस, ये देखें, ये एक एटम है, ये मेटल एटम्स पड़े हुए हैं, ये सारे मेटल एटम। ठीक है, इन मेटल एटम्स को हम कुछ भी नाम दे रहे हैं। इस मेटल एटम और इस मेटल एटम के दरमियान ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। ठीक है, और पार आप इसके देख सकते हैं। इसी तरह ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली 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 है।
अगर आप इन बॉल्स के ऊपर बॉल रखना चाहें, स्नूकर बॉल्स देखी हुई हैं सबने? हेलो, यस सर। आंसर में स्नूकर बॉल्स यस देखी हुई हैं? सर। स्नूकर बॉल्स को नीचे रखें यस। और उनके ऊपर जो है ना दोबारा स्नूकर बॉल्स की तय लगाते जाएं, ऊपर करते जाएं, यानी बिल्ड करते जाएं, कमरे की तरह ऊपर की तरफ ग्रो करें। तो ये याद रखेंगे कि आप ये सारी स्पेसेस नहीं कवर कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 3 बॉल्स के दरमियान जो खाली जगह है इसको फिल करना चाहूँ ना, तो ये जगह फिल होगी, ये फिल होगी, लेकिन ये नहीं फिल होगी, ये वाली नहीं फिल हो सकती, चाहे मैं जो मर्जी करने की कोशिश करूँ। ठीक है, हाँ ये फिल हो सकती है। यस सर। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की स्पेसेस होंगी, एक वो स्पेसेस जो फिल हो जाएंगी और एक वो स्पेसेस जो फिल नहीं होंगी। ठीक है, उन्हें फिल करने के लिए आपको तीसरी लेयर लगानी पड़ेगी। कुछ में ये फिल हो जाएगी, कुछ में फिल नहीं होगी। जिसमें फिल हो जाती हैं, ये देखो इस हेक्सागोन में, अगर ये हेक्सागोन अरेंजमेंट हो तो इसमें फिल हो जाती हैं ये, राइट, दैट इज व्हाई इट इज AB। ठीक है, लेकिन जो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ना, इसके अंदर वो फिल नहीं होती, इसीलिए ABC है। तीसरी लेयर लगानी पड़ती है, लगती है, आप नहीं लगाते, नेचर लगाती है उसको कि वो तीसरी स्पेस भी फिल हो। इन खाली जगहों का नाम जो है ना, इन खाली जगहों को कहते हैं इंटरस्टाइसेस। ठीक है, अगर ये खाली जगह ज्यादा होंगी तो आपकी कोई भी सॉलिड चीज है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, उसमें खाली जगह है। ऐसे ही है ना? ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? और अगर ये खाली जगह Yes. कम होंगी तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा हार्ड होगा। ठीक, अच्छा, अब ना इसका फायदा क्या होगा, खाली जगह फिल होने का फायदा? तो ये जो इंटरस्टाइसेस हैं, अगर आप इनको फिल कर देना, इन खाली जगहों को फिल कर दें और कोई एटम्स ऊपर रख के, तो एक जैसे एटम रखेंगे तो खाली जगह रह जाएगी। अगर आप कुछ छोटे एटम इसमें डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े पत्थर हों, उन बड़े पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करें तो उनकी जगह दरमियान स्पेस होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, अब उन बड़े पत्थरों के साथ आप छोटे पत्थर मिक्स करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो स्पेसेस फिल होंगी या नहीं होंगी? हो जाएंगी। दैट इज बेसिकली द फिल ओरिजिन नहीं ऑफ, होंगी। है? कौन कह रहा था? छोटे पत्थर फिल कर। वो फुल जो बड़े पत्थरों की वजह से दरमियान खाली जगह बन रही होगी ना, वहां छोटे पत्थर आ गए तो जगह फिल हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, लेकिन हो थोड़ी थोड़ी बच जाएगी। जाएगी ना, रेत डालेंगे तो फिर फुल हाँ, आप उससे भी छोटे डालेंगे और फिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ बिगर एटम, स्मॉलर एटम एंड देन स्मॉलेस्ट एटम अगर आप रखेंगे तो सारी जगह फिल हो जाएगी और उतनी हार्ड स्ट्रक्चर बनेगी। इसीलिए स्टील क्यों हार्ड होता है? क्योंकि आप आयरन लेते हैं, उसके बड़े एटम्स हैं, उसके दरमियान छोटे छोटे एटम्स डालते हैं, उसमें कार्बन भी डाल रहे होते हैं, बाकी भी, ताकि वो जो इंटरस्टाइसेस है वो क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है उससे। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आप किसी भी ऐसे कंपाउंड जिनमें ना ये छोटे छोटे ऐसे सॉलिड्स जिनमें छोटे छोटे एटम से वो खाली जगह या इंटरस्टाइसेस फिल हुई है ना, ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। और उनकी जो लैटिसेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल क्रिस्टल लैटिसेस। ठीक है, सो ये इंटरस्टिशियल साइट्स आपको मैंने बता दिया, उन इंटरस्टिशियल साइट्स को आप फिल करना शुरू कर दें एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। ये देखें जी, ये क्यूबिक अरेंजमेंट है, ये क्यूब्स की अरेंजमेंट, ठीक है, ये टेट्रागोन अरेंजमेंट, ये ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट, ठीक है, ये रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, ये मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट है, दिस इज ट्राइक्लिनिक अरेंजमेंट। ठीक है, और ये आपको ना सारी चीजें बता रहे होंगे, और इसके साथ दे आर गोइंग टू गिव यू अ ब्रेसिस सेंटर्स। ब्रेसिस सेंटरिंग में P stands for primitive or simple,
F stands for face centered, I stands for body centered, C stands for base centered. तो इनमें कैसे डिफरेंस करना है ये अब आपका काम है, आपने इसमें ढूंढना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. ठीक है, कुछ क्लू छोड़ूंगा और आपको उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक Yes, एन sir. एग्जाम्पल ऑफ सीजियम क्लोराइड. ठीक, इट इज अ सिंपलेस्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर. सीजियम क्लोराइड जो है ना वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि सीजियम और क्लोरीन की अरेंजमेंट है और इन द क्यूबिक इंटरस्टिशियल साइट्स में वो आना शुरू हो जाता है एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट सिंपल क्यूबिक साइट, क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है. इसी तरह आप आगे भी बहुत सारे देखेंगे. सम जर्नल ट्रेंड्स फॉर कैटायनिक रेडियाई, जो कैटायनिक रेडियाई है ना उनके कुछ ट्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम ज़रा बात करेंगे. हम ये कहते हैं कि फॉर अ गिवन स्पेस एंड चार्ज मींस चार्ज डेंसिटी, रेडियस इंक्रीजेस एज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंक्रीजेस. अगर कोई एटम का एटॉमिक साइज, कैटायनिक साइज बड़ा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा. जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन सीजियम में वो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. इसी तरह द रेडियस जितना डिक्रीज होगा उतना उसका इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जितना स्मॉलर साइज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा. ठीक है. रेडियस डिक्रीज होने से आयनिक चार्ज इंक्रीज होता है, ये भी आप सबको पता है. रेडियस अगर लार्जर हो तो हाई स्पिन आयंस, ठीक है, वो आप कहते हैं इज अ लार्जर, रेडियस इज लार्जर फॉर हाई स्पिन आयंस, और जो आपका रेडियस स्मॉलर होगा वो लो स्पिन आयन के को फेवर कर रहा होगा. ठीक है. तो ये वो जर्नलाइज चीजें हैं जो हम सबको जनरली पता हों. फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा मैं इसको और भी इसमें हम देखते हैं कि जो रेडियस रेशियो है ना कैटाइन और एनाइन की, ठीक है, corresponds to the various geometry of interstitial sites. ठीक है. लेकिन इसमें से कुछ प्रिडिक्टेड पॉइंट से कुछ डेविएशंस भी होती हैं ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड में जो आयनिक रेशियो बनती है ना जिंक +2 और सल्फाइड -2 की, वो है 0.52, जो ये शो करता है कि कैटाइन शुड ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स. However, due to a partial covalent character, एनाइन जो है वो ज़्यादा क्लोज आ जाता है उसके जिंक के, और अल्टीमेटली जो आप कहते हैं इफेक्टिव रेडियस रेशियो जो है वो डिक्रीज होती है. ठीक है. और ये टेट्राहेड्रल साइट्स को प्रेफरेंस देता है अदर देन ऑक्टाहेड्रल साइट्स. ठीक है. इसी तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर आप वर्जाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. जनरली जिंक ऑक्साइड जो है वो इसको ज्यादा फेवर करता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, जबकि जिंक सल्फाइड जो होता है वो इस तरह नहीं कर रहा. ठीक है. उसमें चेंज आ रहा है एंड सो ऑन. ये आप सारा जो है ना इसको आप देखेंगे. ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ ना. ये सबसे ऊपर जो है ये देखें, ये वर्जाइड फेस है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. लुक एट दिस, ये हेक्सागोन है. ठीक है. इसको कहते हैं वर्जाइड फेज. ठीक. फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन HCP लैटिस ऑफ दिस वन, बट इसमें टेट्राहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स आपको मौजूद होंगी जो नजर आएंगी, और उनको उसने क्या किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, X एंड Y से. अब यहाँ अगर आप देखो तो ये और ये हेक्सागोन है. ठीक. अब इस हेक्सागोन में आपके पास प्रॉब्लम ये है कि ये पीछे X आ रहा है, खाली जगह है ना, ये खाली जगह है ना, ये देखें ये खाली जगह है. इस खाली जगह में ना ये X कवर कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये X बीच में आ रहा होगा. ये टॉप से अगर आप देखें तो ये टॉप से हम देख रहे हैं. अब आप देखें जरा यहाँ से, ये Y बीच में आ रहा है, इस हेक्सागोन के बीच में आ रहा है. ये खाली जगह है, ये एक खाली जगह है, ये वाइड है बीच में, इस वाइड में ये X आ रहा है.
ठीक है, इसी तरह हम ऐसा करते हैं कि ये एक वॉइड बनाते हैं, इसके ये एक ना क्या कहते हैं यूनिट सेल है, इसके बीच में ये आ रहा है x आ रहा है या y आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स बना रहा है, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल आप कह सकते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसे टेट्राहेड्रल है, ये देखें ये 4 कोने बनने चाहिए। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है और नीचे एक हो रहा है, ये इस ए के साथ, नीचे वाले ए के साथ, तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन रही है 4 कोनों की। ठीक है, इसी तरह मेटल लेटिसेस जो है ना, ये सारा आपने घर में बैठ के अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन ये बेसिकली ये सारे के सारे किस तरह ये जनरेट होते हैं, एंड दैट इज योर असाइनमेंट। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन नंबर 6, इसका भी आपने पढ़ना है, तो आपका रीडिंग टास्क है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट कि ये किस तरह से बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये हाई एंड है, थोड़ा सा आपने जैसे इसको पढ़ना है, जितना आपको अंडरस्टैंड हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगली बात पर आऊँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल इम्परफेक्शन। ठीक, वो हमने ऊपर क्रिस्टल पढ़ा है, अब इम्परफेक्शन पढ़ेंगे, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर जो है वो सारे का सारा